आए तो यूं कि जैसे हमेशा थे मेहरबां, भूले तो यूं कि गोया कभी आशना न थे। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू रज़िया सुल्ताना यूट्यूब चैनल। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नोवेल माला। होपफुली आपको ये नोवेल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नोवेल अच्छा लग रहा हो, तहरीर अच्छी लग रही हो तो अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। माला एपिसोड 20 पार्ट 4, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। हस्पताल से कैफ की इमारत का सफ़र कितना लंबा था उसे याद नहीं। दरमियान में कितनी दफ़ा उसे हारन पड़े और कितने लोग कार के आगे आते आते बचे, वो गिनती नहीं रख पाया। दिमाग पे धुआं, सुर्ख धुआं सा चढ़ा था, ऐसा धुआं जो उस वक्त गालिब आता था जब घोड़े के मुजस्मे के अंदर रहने वाला ज़ीरो उसके दिमाग पे कब्जा कर लेता था। बरसों बाद उसे अपने अंदर वो माहिर फरीद नज़र आया था जो किसी का सर दीवार पे दे मार सकता था, जो अपनी बाइक को फुटपाथ पर चढ़ा के खुद को भी ख़त्म कर सकता था। कार कैफ की इमारत के बाहर रुकी और दरवाज़ा ठा बंद करके वो बाहर निकला। उसे अंदर दाखिल होते देख के रिसेप्शनिस्ट तेज़ी से उठी। ज़ारा ऊपर है, वो गराया था। रिसेप्शनिस्ट ने घबरा के जल्दी से सर इस बात में हिलाया। माहिर लिफ्ट के करीब गया, फिर रुका। दीवार पे सुर्ख रंग का फायर अलार्म लगा था। उसने तेज़ी से साथ रखी नन्ही कुल्हाड़ी उतारी और उसे फायर अलार्म के शीशे पर दे मारा। कुर्सियाँ सी नीचे गिरी, शीशा टूट गया और अलार्म नुमाया हुआ। दूसरे हाथ से उसने ज़ोर से अलार्म खींच दिया। इमारत में ज़ोर ज़ोर का बगल बजने लगा। वो मुड़ा तो रिसेप्शनिस्ट हक्का बक्का सी उसे देख रही थी। बिल्डिंग खाली करवाओ, फायर ड्रिल। फिर वो लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों की जानिब लपका। तेज़ी से जीने फलांगे। आधे रास्ते में ही इंसानों का समंदर अपनी तरफ आता दिखाई दिया। माहिर दीवार के साथ हो गया मगर जीने चढ़ता गया। फायर अलार्म मुसलसल बज रहा था और लोग काम छोड़ के अपनी चीज़ें संभालते हैरान परेशान से नीचे की तरफ दौड़ रहे थे। जब तक वो हाल में पहुंचा, आधे से ज़्यादा हाल खाली हो चुका था। कोई पूछ रहा था कि आग कहाँ लगी है और कोई पूछ रहा था कि क्या ये ड्रिल है। बाहर निकलो सब, आउट आउट। माहिर ने ऊंची आवाज़ में दरवाजे की जानिब इशारा किया था और फिर उसने ज़ारा को देखा। दूर हाल के दूसरे सिरे पे वो अपना बैग और बॉक्स उठाए तेज़ी से शीशे के पिंजरे से बाहर निकल रही थी। माहिर पे निगाह पड़ी। माहिर ने दूर से उसे हाथ का इशारा किया, थम जाओ। ज़ारा वहीं रुक गई। वो दोनों हाल के दो मुखालिफ सिरों पे खड़े थे। उनके दरमियान बहुत से कैबन्स और बहुत से घबराए हुए लोग थे जो जल्दी जल्दी अपनी चीज़ें समेट के बाहर को भाग रहे थे। ज़ारा बॉक्स लिए पत्थर बनी खड़ी थी। उसकी निगाहें माहिर के चेहरे पे जमी थी। वो बचपन से उसे जानती थी और वो उस चेहरे को भी जानती थी। बॉक्स उसके हाथ से गिर गया। हल्की सी धप से कदमों के करीब ज़मीन बोझ हुआ। वो माहिर के चेहरे से निगाह नहीं हटा पा रही थी। वो जानती थी आग इमारत में नहीं लगी, उसकी ज़िंदगी में लगी है। वो उस चेहरे को पहचानती थी, उन आंखों के ज़ख्मी पन को भी। वो जान गया है, वो सब कुछ जान गया है। उसके कंधे ढीले पड़ गए। वो अपनी जगह से नहीं हिल सकी। एक एक करके हर शख्स नीचे भाग गया। हाल खामोश हो गया। फाइल्स और कागज़ ज़मीन पर बिखरे रह गए। किसी का वॉलेट गिरा तो किसी का कप, मगर अब हर तरफ खामोशी थी। तब वो आगे आ गया, कदम कदम चलता। ज़ारा उसे निगाह हटाए बगैर वो उसके करीब आ रहा था। टाई ढीली थी और गर्म कोट नहीं पहन रखा था। वो कोट हस्पताल में भूल आया था। उस वक्त कुछ भी अहम नहीं था। कुछ था तो बस माहिर के चेहरे पे एक तासुर, ज़ख्मी तासुर, गुस्सा, सदमा। वो बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी, यहाँ तक कि वो ज़ारा के ऑफिस के दरवाजे तक आ रुका। फिर उंगली से इशारा किया, अंदर। किसी मामूल की तरह ज़ारा पलटी। दरवाज़ा खोला। एक एक कदम भारी हो रहा था। वो मेज़ तक आई, फिर माहिर की तरफ घूमी। वो अपने चेहरे पर गीलापन महसूस कर सकती थी। न जाने पानी कहाँ से निकल रहा था, आंखों से आंसुओं की सूरत में या दिल से रस्ते खून की तरह। बैठो, वो सुर्ख चेहरे के साथ बहुत ज़ब्त से बोला था।
ज़ारा धीरे से कुर्सी पर बैठी। ये वो कुर्सी थी जिस पर उसके मेहमान बैठते थे। वो घुटने मिला के किसी मुजरिम की तरह उस कुर्सी पर बैठी, कपकपाते हाथ गोद में रखे, सर झुका हुआ था। माहिर नहीं बैठा, वो शीशे की दीवार के साथ खड़ा उसे देख रहा था। ज़ारा ने लरसती हुई गीली पलकें उठाई। उसने बताया है ना, माला ने? उसकी आवाज़ ज़ख्मी शेरनी के जैसी थी। माहिर फरीद के दोनों आबरू बेयकीने से उठे। वो भी जानती थी? कमाल है। उसने ज़ोर से शीशे की दीवार पे हाथ मारा। मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। उसकी आवाज़ कपकपाई। बहुत से बहाने, बहुत सी तौजीहात होंठों तक आई, लेकिन माहिर का चेहरा, उसकी सुर्ख रंगत, उसकी आंखों का तैश कुछ भी उसे बोलने नहीं दे रहा था। तुम आलियान की क्लाइंट थी? वो गिराया था, गुस्से से, बेयकीनी से। आलियान ने मुझे ट्रैप किया था। उसने मेरे साथ कुछ किया जिसकी वजह से वो आंसुओं के दरमियान बोलने की कोशिश कर रही थी। मैं सारी उम्र इन जादूगरों के खिलाफ लड़ता रहा, और तुम, मेरी कज़न, मेरी फैमिली, तुम भी उसकी क्लाइंट निकली ज़ारा। वो चाहने के बावजूद अपनी आवाज़ को नीचे ना रख सका। मैं क्या करती? वो बेइख्तियार रोने लगी थी। मैं थक गई थी तुम्हारी अटेंशन के लिए, तुम्हारे पीछे भाग भाग के। मुझे सिर्फ मोहब्बत चाहिए थी, तुम्हारी मोहब्बत। रोते रोते उसकी आवाज़ ऊंची होने लगी। तुम हमेशा से जानते थे कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं इतने बरस इंतज़ार करती रही कि तुम मेरे पास आओगे। क्या तुम्हें मेरा इंतज़ार दिखाई नहीं देता था? क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत कभी दिखाई नहीं दी? तुम हमेशा उस मौजू को बदल देते थे। तुम हमेशा मुझे अवॉइड करते थे। मैंने तुमसे कई दफ़ा इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। नो रिस्पॉन्स भी एक रिस्पॉन्स होता है ज़ारा। वो ज़ोर से चलाया था। मैंने तुम्हें कई दफ़ा बताया था कि ये मुमकिन नहीं है। फिर तुम? माहिर ने बेयकीने से माथे को छुआ। तुम एक जादूगर के पास चली गई मेरे लिए? मैं क्या करती? मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होगा। उसने मुझे उम्मीद दिलाई थी कि मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ। मैं किसी को हर्ट नहीं कर रही। मुझे नहीं मालूम था कि मैं अपने बाबा को हर्ट करूँगी। मुझे लगा वो कोई खुफिया वजीफ़ा करेगा, कोई दुआ वगैरह। मुझे नहीं मालूम था मैं जादू करवा रही हूँ। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम सो सॉरी। माहिर एक हाथ बालों में फंसाए नफ़ी में सर हिलाता कमरे में दाएं बाएं चक्कर काट रहा था। चेहरा सुर्ख था और पसीने से उसके बाल भीग चुके थे। यानी मालिक की बीमारी भी आलियान के जादू का नतीजा थी। ओ खुदाया, आई एम सो सॉरी माहिर, मुझसे गलती हुई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैंने इस गलती को फिक्स करना चाहा। मैंने तुम्हें इसलिए इस रिश्ते से आज़ाद कर दिया। वो रुका, सुर्ख पड़ती आंखों से उसे देखा। तुमने? मेरे लिए नहीं किया। मालिक को मालूम हो गया था। यकीनन उसी ने तुम पे जोर डाला होगा। अनबिलीवेबल ज़ारा, अनबिलीवेबल। ज़ारा ने बेख्तियार कानों पे हाथ रख लिए, हालांकि माहिर की आवाज़ इतनी ऊंची ना थी। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। आई एम सो सॉरी। वो बार बार एक ही चीज़ किसी मंतर की तरह बुरबुरा रही थी। वो नफ़ी में सर हिलाता दाएं बाएं चक्कर काटता रहा, किसी पंडोलम की तरह, और वो आई एम सो सॉरी बोलती गई। शायद वो मान जाए, शायद वो उसे माफ़ कर दे, शायद वो दोबारा उसकी तरफ उन नज़रों से ना देखे। उससे मंगनी टूटने का गम इतना बड़ा नहीं था जितना उसकी ज़ख्मी आंखों में देखना था। मैं इतने दिन तुम्हारी हर बात मानता रहा क्योंकि मैं गिल्टी था। मुझे लगता था मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मगर वो सब कुछ एक धोखा था, एक अलविजन। तुम ज़ारा, तुम मेरी फैमिली थी। मैं सारी उम्र जिन जादूगरों से लड़ता रहा, तुम भी उनकी चौखट पर जा बैठी। ज़ारा ने भीगी आंखें उठाई, पलकें झपकी, धुंधला मंजर वाज़िया हुआ। माहिर फरीद उसे ज़ख्मी नज़रों से देख रहा था। वो ये निगाहें सारी उम्र नहीं भुला सकती थी। आई एम सॉरी। मैं क्या करूं कि सब ठीक हो जाए? तुम मुझे बताओ, मैं क्या करूं? मैं करूंगी जो तुम कहोगे। आई एम सो सॉरी। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था अभी भी, मगर मैं उसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आई। माहिर ने हाथ उठा के उसे रोक दिया। ज़ारा की ज़ुबान को ब्रेक लगा। अब वो घूम के मेज़ के पीछे गया, ज़ारा की खाली पावर सीट तक। वहाँ रखा एक नोट पैड उठाया, ज़ोर से कलम होल्डर में से खींचा और मेज़ के सामने आया। कलम और नोट पैड उसकी गोद में पटक के रखा। लिखो।
زارا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر چہرہ نوٹ پیڈ پہ جھکایا۔ 2 آنسو ٹپک کے کاغذ پہ گرے اور گیلے داغ چھوڑ گئے۔ کیا لکھوں؟ ہر اس جگہ کا نام جہاں تم اس سے ملی ہو، اس شہر میں لکھو۔ زارا قلم ہاتھ میں لیے چند لمحے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ آنسو تھوڑی سے ٹپک ٹپک کے کاغذ کو بھگو رہے تھے۔ زارا، اگر تم چاہتی ہو کہ ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے قابل رہ جائیں تو وہ لکھو جو میں کہہ رہا ہوں، ورنہ یہاں سے چلی جاؤ۔ زارا نے چہرہ جھکایا، بائیں ہاتھ سے آنکھیں صاف کی، بھیگا کاغذ پھاڑ کے پھینکا اور صاف کاغذ پر قلم کی نوک رکھی۔ اس نے فیصلہ کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں لیا تھا۔ زارا نے چہرہ جھکایا، بائیں ہاتھ سے آنکھیں صاف کی، بھیگا کاغذ پھاڑ کے پھینکا اور صاف کاغذ پر قلم کی نوک رکھی۔ اس نے فیصلہ کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں لیا تھا۔ وہ دائیں ہاتھ سے لکھتی گئی اور بائیں سے بار بار آئے آنسو صاف کرتی گئی۔ چند قطرے پھر بھی اس کاغذ پر جا گرے، لیکن وہ اس کے لکھے الفاظ کو بھگو نہیں سکے۔ ایک فہرست سی بنتی گئی۔ آخر میں اس نے قلم اور نوٹ پیڈ ماہر کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، یہ وہ تمام جگہیں ہیں جہاں اس شہر میں اس سے ملی ہوں۔ ماہر نے کاغذ نوچ کے پھاڑا، اونچا کر کے دیکھا، ان تمام جگہوں پہ ایک نگاہ دوڑائی، پھر کاغذ نیچے کیا تو دیکھا وہ امید اور خوف کے درمیان بھیگے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ تم اسے نہیں بتاؤ گے کہ تم یہ سب مجھے بتا چکی ہو؟ زارا کی آنکھوں میں زخمی پن ابھرا۔ ماہر، میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، وہ خود فون کر کے مجھے بلیک میل۔ ماہر نے ہاتھ اٹھا کے اسے بولنے سے روک دیا۔ مجھے تمہاری کسی بات پہ یقین نہیں ہے، لیکن اس نے انگلی اٹھا کے تنبیہ کی، اگر اس گفتگو کے بارے میں تم نے اسے بتا دیا تو میں جان جاؤں گا اور تم ساری عمر بیئر بول اور میری شکل نہیں دیکھو گی، نہ ہی فرید ہولڈنگ کی۔ کاغذ مٹھی میں دبائے وہ پلٹا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ فائر الارم ابھی تک زور زور سے بج رہا تھا۔ زارینہ فرید اسی طرح نڈھال سی کرسی پر بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس کا ذہن اس وقت سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا، لیکن ایک خیال کسی سانپ کی طرح اندر پھنکار رہا تھا۔ کشمالہ، یہ سب کشمالہ مبین نے کیا تھا۔ اس کی زندگی کو آگ کشمالہ مبین نے لگائی تھی۔ پولیس کمشنر چنگیز کے آفس کی کھڑکی آج بھی کھلی تھی، لیکن اس کے باوجود فضا میں باسی سگریٹوں اور سستے کولون کی مہک کم نہ ہو سکی تھی۔ اس آفس میں اس وقت کوئی بھی کرسی پر نہیں بیٹھا تھا۔ ماہر دائیں بائیں چکر کاٹ رہا تھا، بار بار نفی میں سر ہلاتا، دانت سے نچلا لب کاٹتا۔ چنگیز دیوار کے ساتھ کھڑا بڑی سکرین پر پینسل سے دائرے لگا رہا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی لسٹ سے رک رک کے پڑھتے ہوئے وہ ایک ایک دائرے کا اضافہ کرتا گیا۔ سکرین پہ شہر کا نقشہ بنا تھا۔ اس کا ماتحت آفیسر دوسرے کونے میں مؤدب سا ٹیبلٹ پکڑے کھڑا تھا۔ آخری دائرہ لگا کے چنگیز نے 2 انگلیوں سے دیوار گیر سکرین کو زوم کیا، پھر پلٹ کے ماہر کو دیکھا جو اسی طرح دائیں بائیں بے چینی سے چل رہا تھا۔ کیا گارنٹی ہے کہ ان جگہوں پہ عالیان کو دیکھا گیا ہے؟ ماہر نے رک کے اسے دیکھا۔ اپنے سورس کا نام نہیں بتا سکتا، لیکن وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان جگہوں پہ وہ اپنے کلائنٹ سے ملتا رہا ہے۔ چنگیز نے ماتحت کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ وہ سر کو ادب سے خم دیے الٹے قدموں باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا اور فضا میں خاموشی اور سگریٹ کی مہک باقی رہ گئی تو چنگیز اس کے سامنے آیا۔ پینسل رکھ کے اب وہ جیب سے ایک تازہ پیکٹ نکال رہا تھا۔ میں نے زیاد کے بارے میں بھی پتہ کروایا تھا۔ پنڈولم کی طرح چکر کاٹتے ماہر کے قدم رک گئے۔ تیزی سے مڑ کے اسے دیکھا۔ پھر انٹیلیجنس کمیٹی میں کام کرنے والے ایک آفیسر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ زیاد واقعی ان کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ وہ کانفیڈینشیل انفارمنٹ ہے۔ کب، کہاں اور کس نوعیت کا کام، یہ وہ نہیں بتا سکتا، لیکن اس سے زیاد کی کہانی کی تصدیق ہوتی ہے۔ شاید وہ واقعی بدل گیا ہو اور اب وہ اپنی زندگی کو درست راستے پر لانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ماہر فرید کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ نہیں بدل سکتا، مگر خیر کون سا آفیسر ہے یہ؟ ہے ایک آفت نما آفیسر۔ چنگیز بات گول کرنے کے انداز میں پلٹ گیا۔ آفت علاؤدین ہے نا؟ میں اسے جانتا ہوں، اس کا بیٹا میرے جم میں جاتا ہے۔ وہ سمجھ کے سر جھٹکتا سکرین کی طرف چلتا آیا۔ قریب آنے پہ سکرین کی نیلی روشنی اس کے چہرے اور شرٹ پہ پڑنے لگی۔
तुम्हें वाकई यकीन है कि आलियान इन जगहों पे तुम्हारे सोर्स से मिलता रहा है? चंगेज़ उसके कंधे के साथ खड़ा सिगरेट सुलगा रहा था। नीली रोशनी माहिर की सफ़ेद शर्ट को नीला और चंगेज़ की स्याह वेस्ट को सुरमई दिखा रही थी। अगर वो वाकई इन जगहों पे अपने क्लाइंट से मिलता है तो नोट करो। चंगेज़ ने बाजू लंबा करके स्क्रीन पे नादीदा दायरा खींचा। ये तमाम जगह 5 किलोमीटर के रेडियस में आती हैं, एक दायरे की सूरत में। मैं भी यही देख रहा हूँ। वो अपने क्लाइंट से सिर्फ इसी इलाके में मिलता है। मगर क्यों? क्या वो क्लाइंट इसी इलाके में रहता है? शायद आलियान उसकी आसानी चाहता हो। नहीं, मेरा सोर्स यहाँ से बहुत दूर रहता है। इंटरेस्टिंग। यानी हमारा जादूगर अपनी आसानी के लिए इस इलाके का इंतखाब करता है। शायद वो यही रहता है और उसके पास कार नहीं है। माहिर स्क्रीन को देख के बुड़बुड़ाया। ये तमाम जगह एक दूसरे से 5 से 10 मिनट की ड्राइव पे हैं और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता है। एक बस में बैठता है और अगली से उतर जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वो शहर के दूसरे किनारे पर भी जा सकता है। माहिर, उसे अपनी रहाइश इलाके में ही क्लाइंट को बुलाने की क्या ज़रूरत है? और यही आके उसका जहन फंस गया था। वो कुछ देर सोचती नज़रों से स्क्रीन को देख गया, क्योंकि उसे वापस पहुंचने की जल्दी होती है। फिर वो चौंका। यानी वो इस इलाके में नहीं रहता, वो यहाँ काम करता है। चंगेज़ जोश से बोला। माहिर के चेहरे पे पहले दफ़ा मुस्कुराहट उभरी। उसकी कोई डे जॉब है अपना कवर कायम रखने के लिए? इतने बड़े जादूगर को जॉब की क्या ज़रूरत है? आजकल ऐसे जादूगर अमूमन प्लेन साइट में छुपे हुए होते हैं, ऐसे कि कोई उन पे शक ना कर सके। वो यकीनन कहीं जॉब करता है, मगर सवाल ये है कि कहाँ? चंगेज़ ने स्क्रीन को उंगलियों की चुटकी से जूम किया। इस दायरे के वस्त में एक इमारत का नाम वाज़िया दिखाई दे रहा था। ये एक कोवर्किंग स्पेस जो इस इलाके के बिल्कुल वस्त में है और ये तमाम जगह जहां वो क्लाइंट से मिलता रहा है इस कोवर्किंग स्पेस से 10 मिनट की वॉक पे हैं। वो यकीनन यहाँ काम करता है। इस कोवर्किंग स्पेसेस में अमूमन फ्रीलांसर्स काम करते हैं। चंगेज़, अपना स्टार्टअप रन करने वाले। यानी अगर वो अपने लिए काम करता है तो उसे वापस पहुंचने की जल्दी क्यों होती है? माहिर ने नफ़ी में सर हिलाया। वो किसी और के लिए जॉब करता है। अगर मैं ऐसा जादूगर होता तो ऐसी जगह का इंतखाब करता जो खामोश हो, पुरसुकून हो, जहाँ रोशनियों से ज़्यादा अंधेरे हों, जहाँ मैं यकसुई से नादीदा काम कर सकूं। जैसे कि उसने उंगली नक्शे के वस्त में रखी। चंगेज़ ने उसकी उंगली के ताक़ुब में देखा। लाइब्रेरी। चंगेज़ की आंखें चमक उठी। वो तेज़ी से फ़ोन की तरफ भरा। साथ ही वो अपने मातहत को ऊंची आवाज़ से पुकार रहा था। मुझे इस लाइब्रेरी में काम करने वाले तमाम एम्प्लॉयज़ की फहरिस्त चाहिए। साथ ही बैकअप के साथ इस लाइब्रेरी की तरफ जा रहा हूँ। अगर वो वाकई यहाँ काम करता है तो उसे भागने का मौका नहीं मिलना चाहिए। माहिर अभी तक स्क्रीन पे बने नक्शे में लाइब्रेरी के आइकन को देख रहा था। ये वही लाइब्रेरी थी जहां अक्सर हलाल जाया करती थी। उसके अंदर कुछ मुस्तरिफ सा करवटें बदलने लगा। लाइब्रेरी का वो कोना हमेशा की तरह नींद तारीख और पुरसुकून था। मेज़ पर लैपटॉप रखे, कानों में हेडफोन्स लगाए बैठा आलियान लैपटॉप कीज दबा रहा था। जब किसी एहसास के तहत उसने चेहरा उठाया, सामने से चंद बारूदी पुलिस एहलकार चलते आ रहे थे। जर्द रंगत और भूरे बालों वाली लाइब्रेरियन उनके साथ ही। आलियान की समत में बाजू लंबा करके उसने इशारा किया। वो तेज़ी से उसकी जानिब लपके। सबसे आगे सादा लिबास वाला पुलिस कमिश्नर चंगेज़ था। आलियान सादान ने पहले दाएं कान से एयरपोर्ट से निकाला, फिर बाएं कान से, फिर उन्हें उनकी डब्बी में डाला। लैपटॉप स्क्रीन फोल्ड की और टेक लगा के तसल्ली से उन्हें आते देखता रहा। वो उसके करीब आए। 2 एहलकारों ने अपने असले पर हाथ रखा हुआ था, जैसे अलर्ट हों, और स्याह वेस्ट वाला पुलिस कमिश्नर उसे घूरता हुआ ऐन उसके सर पे पहुंचा और अपना चमकता हुआ बैज लहराया। आलियान सादान। या फिर चंगेज़ ने उसकी गर्दन में झूलते लाइब्रेरी के कार्ड को देखा, जिस पर उसका नाम आलियान खान दर्ज था। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। किस सिलसिले में? कुर्सी पर बैठे नौजवान ने इत्मीनान से पूछा। ये बात हम पुलिस स्टेशन चल के करेंगे। तो आप मुझे कॉल कर देते पुलिस कमिश्नर साहिब। आलियान की आंखें उसके बीच में दौड़ी, फिर वापस उसकी आंखों तक आई। वो मुस्कुरा रहा था।
मैं खुद आ जाता। इतनी भारी नफरी लेकर यहाँ आने में टैक्स पेयर्स का कितना पैसा खर्च हुआ होगा। और पुलिस कार्स से फैलती आलूदगी, छी छी छी। वो अफसोस से सर हिलाता उठ खड़ा हुआ, फिर लैपटॉप और एयरपोर्ट्स की तरफ इशारा किया। क्या इन्हें भी आपके साथ लेकर जाएंगे, या ये मैं लाइब्रेरी में रख सकता हूँ? चंगेज़ ने उसे घूरते हुए आबरू से अपने मातहत को इशारा किया। उसने तमाम चीज़ें अपने कब्जे में ले ली। आलिया ने कंधे उचकाए और सामने की तरफ इशारा किया। आफ्टर यू। और मेज़ के पीछे से निकल के उनके साथ चलने लगा। उसकी गर्दन उठी और कंधे बिल्कुल सीधे थे। चंगेज़ जिस जोश के साथ लाइब्रेरी में दाखिल हुआ था और अपने मतलूबा शख्स को देखते ही उसके चेहरे पे जो फातिहाना चमक आई थी, अब वो मद्धम हो चुकी थी। कुछ था उस नौजवान में जो उसे बेबस महसूस करवा रहा था। पुलिस ने आलियान को गिरफ्तार कर लिया है। वो लॉकअप में है। मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। उर्दल तुम्हें यहाँ ले आएगा। वो किचन में खड़ी सिंक साफ कर रही थी जब उसे माहिर का ऑडियो पैगाम मिला। डिटर्जेंट की बोतल उसके हाथ से छूट गई। स्पंज गिर गया। दस्ताने कहाँ फेंके उसे याद नहीं। बद वक्त उसने जूते पहने, कोट उठाया, पर्स कंधे पर अरसा और बाहर को भागी। माहिर का ड्राइवर नीचे उसका इंतजार कर रहा था। चंगेज़ ने उसे शीशे की यक रो ये स्क्रीन के पीछे से आलियान को देखने का मौका दिया था। वो एक नीम तारीक कमरे में कुर्सी पर टेक लगाकर बैठा था। पाँव लंबे करके मेज़ के नीचे से दूसरी कुर्सी पर जमा रखे थे और दाएं बाएं गर्दन घुमाता इतराफ का जायजा ले रहा था। आईना यख रुख था। आलियान उन्हें नहीं देख सकता था, मगर वो उसको ठीक ठीक देख सकते थे। यही है। माला ने देखते ही इस बात में सर हिलाया। उसका दिल ज़ोर शोर से धड़क रहा था, ऐसे कि अभी सीना तोड़ के बाहर आ जाएगा। ये वही नौजवान है जो मुझसे मिला था। इसी के पास मेरा बेटा है। उसने बेचैनी से चंगेज़ की तरफ चेहरा मोड़ा। अब क्या होगा? हमारे पास कोई ठोस वजह नहीं है इस नौजवान को गिरफ्तार रखने की। चंगेज़ माला की तरह पुरजोश नहीं था। उसका अंदाज कदरे धीमा था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको 24 घंटे के लिए लॉकअप में रख सकता हूँ। उसके बाद मुझे इसको चार्ज करना पड़ेगा या छोड़ देना होगा। वजह कैसे नहीं है? उसने मेरे सामने एतराफ़ किया था कि इस एतराफ़ का कोई सबूत नहीं है कशमाला खानम। म्यूज़ियम के सीसीटीवी फुटेज में आलियान का चेहरा ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा, और उसका वहां आपसे मिलना यह साबित नहीं करता कि उसने वाकई आपको वही बातें कही थी जिनका आप दावा कर रही हैं। माला ने सीने पर बाजू लपेट लिए और नागवारी से लब भींचे चंगेज़ को देखे गई। हमने इस लड़के के तमाम डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं। उसका नाम आलियान खान है। उसके तमाम कागजात पूरे हैं। ये एक लाइब्रेरी में काम करता है, ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है। उसके लैपटॉप और मोबाइल से भी कोई ऐसी चीज़ बरामद नहीं हुई जो उसका इस केस से ताल्लुक़ जाहिर करे, सवाए वो ठहरा। माला का सांस रुक गया। सवाए इसके कि उसने अपने इंस्टाग्राम से बियरबॉल फरीद को कई दफ़ा स्टॉक किया है। माहिर ने चौंक के उसे देखा, फिर वापस चेहरा मोड़ के शीशे की दीवार के पार नजर आते आलियान को देखे गया। लेकिन वो पोर्टल, वो डार्क वेब, वो तरीके जिनसे वो मुझे कॉल करता है, वो नंबर्स, उसके पास से जो फ़ोन और लैपटॉप बरामद हुआ है वो क्लीन है। या तो उसे पहले से मालूम था कि हम उसकी तलाश में आ रहे हैं और उसने हमारे आने से पहले ही अपना असल लैपटॉप और फ़ोन कहीं छुपा दिया था। माला ने बेख्तियार माथे को छुआ, जैसे उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। माहिर दीवार से टेक लगाए खड़ा खामोशी से इन दोनों को बातें करता देखे गया। उसने अभी तक कोई तबसरा नहीं किया था। उसने एक खाकी रंग का गर्म कोट पहन रखा था जो उसने उर्दू से कह के घर से मंगवाया था। हमने उसके बताए गए एड्रेस पे मौजूद उसके घर का भी जायज़ा लिया है। वो एक कमरे के फ्लैट में बहुत कसम पुरसी की हालत में रहता है। उसके फ्लैट से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जो उसके और बदर के दरमियान ताल्लुक़ जाहिर करे या उसके जादूगर होने को साबित करे। लेकिन उसने मेरी आंखों में देख के कहा था कि मेरा बेटा उसके पास है, और यह साबित करने के लिए हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, जिनमें से 5 घंटे गुजर चुके हैं। चंगेज़ ने कलाई पर बंधी घड़ी देखी और चेहरा उठाया तो उस पर कदरे मायूसी थी। मेरे ऑफिसर्स काफ़ी देर उसके साथ मगजमारी कर चुके हैं, लेकिन ये लड़का बहुत ढीठ है, हर चीज़ से इनकारी है और हम कुछ भी साबित नहीं कर सकते। उसके पास से ये चीज़ें मिली हैं, एयरपोर्ट्स, वॉलेट, बैंक कार्ड्स, करेंसी। और चंगेज़ ठहरा, एक प्लास्टिक का पैकेट उठा के उनके सामने रखा। माहिर दीवार छोड़ के उनके करीब आया। और ये शीशे की नली। चंगेज़ ने कदरे ताज्जुब से पैकेट में मौजूद नली निकाली। माला की आंखों में अचंभा उभरा।
क्या ये चीज़ जादू वगैरह में इस्तेमाल होती है? ये ग्लास स्ट्रॉ है कौमसार बे। माहिर के होंठों पे इस्तेहज़ा मुस्कुराहट बिखर गई। चंगेज़ ने ताज्जुब से उसे देखा, फिर नली को। कोई नॉर्मल इंसान जेब में ग्लास स्ट्रॉ लेकर क्यों घूमेगा? माहिर ने जवाब देने की बजाय अपने कोट की जेब में हाथ डाला और उससे मिलती जुलती एक शीशे की नली निकाल के चंगेज़ के सामने की। चंगेज़ के चेहरे पे बदमस्तगी फैली। एक प्लास्टिक स्ट्रॉ उसे माहौल को कितना ही नुकसान पहुंचा सकता है। उसने नली वापस पैकेट में डाल दी। एक तो ये इन्वायरमेंटल लिस्ट की समझ से बाहर थे। ग्लास स्ट्रॉ लेकर घर से निकलते प्लास्टिक के कप में कोल्ड कॉफ़ी या ड्रिंक लेते, मगर प्लास्टिक स्ट्रॉ इस्तेमाल करने से इनकार कर देते। भरे पेट के मसले। क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ? वो बेचैनी से पूछ रही थी। बी माई गेस्ट। चंगेज़ ने शाने उचका दिए। वो अब जैसे उकताने लगा था। जब से ये नौजवान थाने में आया था, सारे माहौल की फ़िज़ा अजीब सी हो गई थी। चंगेज़ के जाने के बाद वो माहिर की तरफ मुड़ी। पुलिस को कैसे मालूम हुआ कि आलियान कहाँ? उसकी बात अभी दरमियान में थी कि माहिर पूरा उसकी तरफ घूमा। तुम जानती थी ज़ारा के बारे में और तुमने मुझे नहीं बताया? माला चंद लम्हे के लिए कुछ बोल नहीं सकी। ज़ारा ने उसकी लोकेशन बताई है। उसे यकीन नहीं आया था। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ माला। उसके चेहरे पे ज़ख्मीपन था। ये मेरा राज नहीं था, लेकिन अगर तुम इस राज को पहले खोल देती तो हम उसके पास पहले पहुंच जाते। अब तक शायद वो तमाम सबूत मिटा चुका हो। माहिर ने खुफी से चेहरा मोड़ लिया। तुम मुझे ज़ारा वाले मामले के लिए मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। मेरे हक़ में उसका राज खोल देना बेहतर था, लेकिन अगर मैंने अपनी बेहतरी नहीं चुनी तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कर रही थी। वो संजीदगी से कह के दरवाजे की तरफ भाग गई। कम अज़ कम आज के दिन वो माहिर फरीद से किसी किस्म की बहस नहीं करना चाहती थी। इस वक्त उसका सबसे बड़ा मसला उसके सामने बैठा था। नीम रोशन कमरे की छत से एक बल्ब झूल रहा था। मेज़ के गिर्द 3 कुर्सियां रखी थी। एक तरफ आलियान बैठा था, टेक लगाए, चमकती आंखों से मुस्कुराता हुआ, बारी बारी सामने बैठे दोनों नफूस को देखता हुआ। दूसरी जानिब वो दोनों थे। माहिर टेक लगाए हुए था, बिल्कुल खामोश। उसकी निगाह एक लम्हे के लिए भी आलियान से नहीं हटी थी और माला कोहनियाँ मेज़ पे जमाए आगे को हुए बेचैनी से उसे देख रही थी। खेल ख़त्म हो चुका है आलियान। तुम पुलिस की कस्टडी में हो। क्या तुम अब भी नहीं बताओगे कि मेरा बेटा कहाँ है? अगर मुझे मालूम होता तो मैं ज़रूर बताता। क्या हुआ तुम्हारे बेटे को? वो कदरे हैरानी और हमदर्दी से पूछने लगा। एक गाल तले 3 उंगलियां रखे वो बिल्कुल पुरसकून बैठा था। तुम सिर्फ एक राज खोलने के बदले बदर को मेरे हवाले करने पर राजी थे। तुम्हें बदर से कुछ भी नहीं चाहिए सवाए एक शरारत और चोज बर्पा करने के। फिर क्यों नहीं बता देते हो कि वो कहाँ है? मेरी तकलीफ़ क्यों नहीं ख़त्म कर सकते तुम? उसकी आवाज़ ऊंची होने लगी। मैं कर देता अगर मुझे मालूम होता कि वो कहाँ है। मैं ना कभी तुम्हारे बेटे से मिला हूँ ना तुमसे। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है म्यूज़ियम में जब तुम मुझसे मिले थे। ऐसे तो दिन में मैं बहुत से लोगों से टकराता हूँ। शायद एक खूबसूरत लड़की देख के मैंने रुक के बात कर ली हो, लेकिन इतनी सी मुलाकात में कहाँ किसी का चेहरा याद रहता है। वो उसी ढटाई से मुस्कुरा रहा था। माला ने मुट्ठियाँ ज़ब्त से भींच ली। उसका बस नहीं चल रहा था वो इस नौजवान की गर्दन दबोच ले। तुम्हें क्या चाहिए? मैं क्या करूं कि तुम मुझे मेरे बेटे का पता बता दोगे? आलियान ने जवाब नहीं दिया। इसी तरह मुस्कुराते हुए उसे देखे गया। मैं पुलिस में कोई शिकायत नहीं करूंगी, किसी किस्म का केस नहीं करूंगी। अपने बेटे को लेकर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे किसी कानूनी मामले का हिस्सा नहीं बनना। तुम्हारा क्या जाता है? मुझे मेरा बेटा दो और अपनी ज़िंदगी गुजारो। उसके लहजे में मिन्नत धार आई और आंखों में आंसू। मुझे तुम्हारी हालत देख के बहुत दुख हो रहा है कशमाला, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे बेटे को नहीं जानता। माला बेबसी से पीछे हुई। चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर गर्दन मोड़ के शिकायती नज़रों से माहिर को देखा। वो बिल्कुल खामोश था। तुम भी इस तफ्तीश में अपना हिस्सा डाल सकते हो, वो तादीबी नज़रों से उसे कह रही थी। माहिर ने वापस उस नौजवान जादूगर को देखा। तुम बियर बॉल को क्यों स्टॉक कर रहे थे? खनकार के बोला। आलियान हल्का सा हंसा और शान ने उचका दिए। वो मशहूर है, दिलचस्प रील्स बनाता है। मैं उसे फॉलो करता हूँ। उसके कपड़े पहनने का स्टाइल मुझे पसंद है। वो रुका, फिर जैसे याद करके बताया। उसके इंस्टाग्राम पर मैंने आपको भी देखा था माहिर बे। एक दफ़ा उसने एक रील शेयर की थी। अपने अपार्टमेंट के किचन में खड़ा वो आपके लिए समूदी बना रहा था। मैंने उसकी रेसिपी से वही समूदी बनाने की कोशिश की, लेकिन
आलियान के चेहरे पे मायूसी फैली। उसका जायका इतना अच्छा नहीं था जितना बियरबॉल फरीद ने बढ़ा चढ़ा के बयान किया था। किसी इंस्टाग्राम पे स्टॉक करना जुर्म है क्या? माला बेचैनी से मज़ीद आगे हुई। तुम्हें क्या चाहिए मेरे बेटे के बदले में? बताओ, नाम लो किसी भी चीज़ का और मैं वो करूँगी। क्या तुम मुझे यूनिवर्सिटी में अच्छे ग्रेड्स दिलवा सकती हो? आलिया ने आबरू उठाया। चमकती आंखों में चैलेंज था। माला के कंधे ढीले पड़ गए। वो पीछे हुई। वो ज़हनी तौर पे थक चुकी थी और वो शख्स टस से मस्त नहीं हो रहा था। कमरे से बाहर आते हुए माहिर इसी तरह खामोश था। दरवाज़ा बंद हुआ और वो दोनों राहदारी में तन्हा रह गए तो वो उसकी तरफ घूमी। तुमने उससे क्यों कुछ नहीं पूछा? क्या मालूम वो तुम्हें कुछ बता देता। उसे इस वक्त माहिर पे गुस्सा आ रहा था। वो कुछ नहीं बताएगा, वो बहुत ढीठ है। माहिर फरीद ने कंधे उचकाए। माला ने कोट की जेब से मोबाइल निकाला और उस पर बटन दबाने लगी। हमें नहीं बताएगा, लेकिन कोई है जिसके सामने शायद वो इतनी ढटाई ना दिखा सके। होटल की लॉबी से स्टेशन तक का सफ़र, फिर स्टेशन के दाखिली दरवाजे से उस नीम रोशन तफ्तीशी कमरे तक का सफ़र। इस सारे सफ़र में कबीरा सादान से पैर नहीं उठाए जा रहे थे। बरसों से आलियान के नाम के साथ वो एक ही बात सुनती आ रही थी, वो मर चुका होगा। खोए हुए बच्चे कहीं नहीं मिलते, उसकी लाश मिल चुकी है। तुम इसको क्यों तलाश कर रही हो? कबीरा को उसकी अक्र और गरूर की सज़ा मिली है। एक ही बेटा था, वो भी मर गया। कई बरस तक वो इस फ़ोन कॉल का इंतज़ार करती रही थी जो इनको मौसूल हो गई, और कोई शख्स भारी आवाज़ में कहेगा कि तुम्हारा बच्चा हमारे पास है, हमें इतने करोड़ तावान के तौर पर अदा करो और अपने बच्चे को ले जाओ। और फिर वो अपनी सारी जमा पूंजी बेच के इस तावान की रकम को अदा कर देगी और अपने छोटे से बेटे को लेकर घर आएगी। आज बरसों बाद उन्हें वो कॉल मौसूल हुई थी और उस लड़की की तरफ से जो उनकी दुश्मन की बेटी थी। ये दुश्मनी यक तरफा थी और कई बरस से कबीरा बेगम ने उसे तन्हा ही निभाया था। वो जानती थी कि इस फ़ोन कॉल के बाद भी ये दुश्मनी ख़त्म नहीं हो जाएगी। कशमाला हुरे जहाँ की बेटी ही रहेगी जिसको वो सख्त नापसंद करती थी, और माँ बैना उसकी बहन ही रहेगी जिसकी हर नेमत से उनको हसद महसूस होता था, जिसकी हंसती बसती ज़िंदगी देख के उन्हें अपनी कम मायगी का एहसास होता था। आज का दिन गुजर जाने के बाद भी वो दुश्मनी, हसद और नापसंदीदगी इसी तरह बरकरार रहनी थी जैसी आज से पहले थी। लेकिन आज के दिन किसी शय से फ़र्क नहीं पड़ता था। बस आज के दिन के लिए कबीरा बेगम ने अपने अन्नाद पे पॉज का बटन दबा दिया था। आज सारी कायनात रुक गई थी क्योंकि आज उन्होंने ठंडा डोर नॉब घुमाया और दरवाज़ा धकेला। आज उनकी तलाश ख़त्म हुई थी। दरवाजे से कुर्सी तक का सफ़र सदियों का था। उनके कदम भारी थे और उनकी बसारत बार बार धुंधला रही थी। मेज़ के पार बैठा नौजवान वो छोटा सा बच्चा नहीं था जिसके बाल उन्होंने आखिरी दफ़ा ब्रश किए थे। उसकी शर्ट का कॉलर बंद किया था, उसके चेहरे पर रगड़ के लोशन लगाया था जिससे वो हमेशा चिढ़ता था और मुंह पीछे कर लेता था। वो बच्चा कहीं नहीं था। उसकी जगह एक नौजवान बैठा था, सुनहरे उलझे बालों वाला, कोहनियाँ मेज़ पे जमाए, सर उन पे गिराए। आहट पे उसने चेहरा उठाया। उसके चेहरे पे कोई तासुर ना उभरा। स्याह पैंट्स और हम रंग कोट में मलबूस कबीरा सादान उसके सामने खड़ी थी। आलियान पीछे हुआ, टेक लगाई, टांग पे टांग जमाई और फुर्सत से उनका जायज़ा लिया। स्याह बॉय कट बालों वाली खूबसूरत खातून जो मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी बढ़ती उम्र को रोकने की कोशिश कर रही थी। कानों में धमकते नगीने, उंगलियों में चमकते हीरे, कलाई पर बंधी कीमती घड़ी। आलियान की निगाहें वापस उनके चेहरे तक उठी। उनकी आंखें ज़ब्त से गुलाबी पड़ रही थी। वो इसी तरह उन्हें देखे गया यहाँ तक कि वो उसके सामने बैठ गई। वो एक पल के लिए भी उस पर से निगाह नहीं हटा रही थी, वो बस उसे देखे जा रही थी। इस नौजवान को पहचानना उनके लिए मुश्किल ना था। वो एक लम्हे में पहचान सकती थी कि ये वही बच्चा था जो उन्होंने खोया था। भले उसका कद 6 फुट से ऊंचा हो गया हो, भले उसके बालों का रंग डाई हो के बदल गया हो, भले उसके चेहरे पे उनके लिए कोई शनासाई या अपनायत ना हो, लेकिन वो उसको पहचानती थी। वो भरे मजमे में भी उसको पहचान सकती थी। वो सादान और उनकी सूरत का मिक्सचर था। वो उन्हीं का बेटा था। उन्हें किसी डीएनए, किसी ब्लड टेस्ट की ज़रूरत ना थी। कैसे हो? उनके होंठ कपकपाए, आंखें बदस्तूर उस पर जमी थी। नौजवान ने हल्के से कंधे उचकाए।
चंद घंटे गुजर चुके हैं, चंद घंटे रह गए हैं। ये 24 घंटे से ज़्यादा मुझे हिरासत में नहीं रख सकते। उसकी आवाज़ में कोई तासुर ना था, आंखों में अलबत्ता बेजारी थी। क्या तुमने मुझे पहचाना? ओह प्लीज़, क्या हम ये फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म कर सकते हैं? मैं जानता हूँ कि आप कबीरा सादान हैं। एक अरसे मैं नगीना खातून के साथ रहा हूँ और उन्होंने मुझे आपके बारे में सब बता दिया था। लेकिन आलिया ने चेहरा शीशे की दीवार की तरफ उठाया जिसके पार पुलिस अफसरान खड़े थे और आवाज़ बुलंद की। लेकिन किसी और मुल्क में अगवा होकर रहना और किसी जादूगर की परवरिश में बड़े होना कोई जुर्म नहीं है, इसलिए तुम लोग मुझे उसके ऊपर हिरासत में नहीं रख सकते। फिर चेहरा वापस उनकी तरफ मोड़ा। हाँ, तो मैं कह रहा था, मैं जानता हूँ आप मेरी बायोलॉजिकल मदर हैं और मैं आपके चेहरे से वाकिफ़ हूँ, लेकिन मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं मेहनत करके अपना गुजर बसर खुद चला सकता हूँ। वो जैसे उसको सुन नहीं रही थी, बस उसे देख रही थी। आंखों से उसका एक एक नक्श अपने अंदर जज़ब कर रही थी। कैसे हो? उन्होंने दोबारा पूछा। आलिया ने एक लम्हे के लिए ठहरा, गर्दन में गिल्टी सी उबर के मादूम हुई। मैं पुलिस की उस कार्रवाई की वजह से नहीं जानता। सुना है आपकी किसी रिश्तेदार ने मुझे अपने बच्चे के अगवा के जुर्म में फंसाने की कोशिश की है। शायद इसीलिए आपको भी यहाँ बुलाया है ताकि आप मेरे ऊपर कुछ प्रेशर डाल सकें। हालांकि कैसे हो आलियान? वो बोलते बोलते रुक गया। आंखें कबीरा बेगम पे जमी थी। आवाज़ मदम हुई। ठीक हूँ। शीशे की दीवार के पार खड़े चंगेज़ ने बेख्तियार साथ मौजूद माला की तरफ देखा। वो भी आलियान के चेहरे के बदलते तासुरात पे चौंकी थी। फिर उसके चेहरे पे उम्मीद उभर आई, खौफ से लिपटी उम्मीद। क्या इसके बाद तुम कभी मुझसे मिलना चाहोगे? आंसू उनकी पलकों पर ठहरे थे और आलियान बस उन्हें देख रहा था। मेरे और आपके दरमियान कोई अटैचमेंट नहीं है। मेरी यहाँ एक ज़िंदगी है, पढ़ाई है, जॉब है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तुम्हारी मौजूदगी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। क्या तुम मेरे लिए वक्त निकाल सकोगे? आंसू उनके चेहरे पे फिसल रहे थे। मेकअप की तहें हल्की हल्की पिघलने लगी। वो बस उन्हें देखता रहा। वो उसके चेहरे को नहीं पढ़ पा रही थी। तुम्हें यहाँ से आंखों से इतराफ़ में देखा, फिर वापस आलियान को। मैं निकलवाऊंगी, मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके बाद क्या होगा आलियान? क्या तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहोगे? वो आगे को हुई, बहुत उम्मीद से उसकी आंखों में झांका। वो चुप रहा, अलबत्ता उनकी आंखों से निगाहें नहीं हटा पा रहा था। मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगूंगी। जानती हूँ तुम्हारी एक ज़िंदगी है, जैसे अनाया की एक ज़िंदगी है, जैसे हर शख्स अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है। लेकिन क्या महीने में एक दफ़ा मैं और तुम कहीं बैठ के एक अच्छा सा डिनर कर सकेंगे? क्या कभी मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकूंगी? कभी मेरा दिल घबराए तो मैं तुम्हें कॉल कर सकूंगी? आलियान खामोश बैठा रहा, अलबत्ता उसकी गर्दन में बार बार थूक निकलने से गिल्टी उबर के मादूम होती थी। शीशे के पार खड़ी माला को वहम सा हुआ कि आलियान की आंखें भीगी हैं। मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगूंगी, सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी के चंद लम्हे। क्या तुम इतना कर सकोगे मेरे लिए? सामने बैठा नौजवान उनका बेटा था, और अगर वो अपनी ज़िंदगी उनके साथ शेयर करना शुरू हो जाए तो शायद इनको हर चीज़ मिल जाए, उनकी ज़िंदगी में खुशी वापस आ जाए। फिर किसी की हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी देख के उन्हें हसरत महसूस नहीं होगा। फिर शायद वो किसी जादूगर की चौखट पे नहीं जाएगी। फिर शायद वो किसी की ज़िंदगी को आग लगाने की ख्वाहिश नहीं करेगी, क्योंकि उनकी खोई जन्नत उनके सामने थी। आलिया ने धीरे से सर को खाम दिया, अलबत्ता बोला कुछ नहीं। कबीरा बेगम की भीगी आंखें हल्की से मुस्कुराई। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगी। तुम्हारी माँ आ गई है और वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती है। और उन्होंने गहरी सांस ली। कशमाला से भी मेरी बात हो गई है। वो तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा, कोई चार्जशीट दायर नहीं करेगी। तुम्हें कोई एतराफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर तुम सिर्फ उसके बच्चे के बारे में कुछ बता दो, क्योंकि वो भी एक माँ है और मैं उसका गम समझ सकती हूँ। तो हम सब एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। आलियान इसी तरह उन्हें देखे गया। क्या तुम अपनी माँ के लिए इतना कर सकते हो? आंसू उनकी आंखों से गिर रहे थे और वो दोनों मुट्ठियाँ बाहम फंसाए बैठी थी। आलिया ने धीरे से इस बात में सर हिलाया। ओके, उसकी आवाज़ धीमी थी, निगाहें उनकी आंखों पे जमी थी। क्या सिर्फ इस जगह का नाम बता सकते हो जहाँ वो बच्चा है? आलियान ने फिर से इस बात में सर हिलाया और चेहरा झुका लिया। क्या तुम इस कागज़ पे लिख सकते हो? उन्होंने आलियान के सामने रखे कागज़ कलम की तरफ इशारा किया। आलिया ने चेहरा उठाया, उसकी आंखों में पानी था। अगर मैं ऐसा करूं
तो क्या हम एक फैमिली बन जाएंगे? उसकी आवाज़ गीली थी। ऑफ कोर्स मेरे बेटे, हम एक फैमिली बन जाएंगे। वो भीगी आंखों के साथ मुस्कुराई। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो उठ के उसको गले से लगा ले। ओके, वो खनकारा, चेहरा उनके करीब किया। माला का बेटा। माला और चंगेज़ दोनों का जैसे सांस रुक गया। जहन्नुम में है। सारे में सन्नाटा छा गया। कमॉन कबीरा सादान। आलियान एकदम सर पीछे फेंक कर हंसा। आपको लगा मुझे आपकी फैमिली बनने में दिलचस्पी है? एक्सक्यूज़ मी। वो अभी तक हंसता चला जा रहा था। कबीरा बेगम के आंसू बीच चेहरे के रुक गए, शौक और सदमे से। आपने कैसे सोचा कि आपकी ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग मेरे ऊपर असर कर जाएगी? जिस मिट्टी से मैं बना हूँ वहाँ पे इसका कोई चांस नहीं है। वो बदवक्त हंसी रो के सीधा हुआ और चेहरा उठा के शीशे की दीवार को देखा। आई गोट यू फॉर अ सेकेंड। उसने एक आंख दबाई और बाआवाज़ बुलंद कहा। वो शीशे के पार खड़े चंगेज़ और माला से मुखातिब था। चंगेज़ बदमज़ा होकर पीछे हुआ था और कशमाला के कंधे ढलक गए थे। चेहरे की जोत बुझ गई थी। वो आलियान की उनकी आंखों को पहचानती थी, चैलेंजिंग वाली आंखें जिनको कई बरस से वो अपने ख्वाबों में देखती आई थी। मेरा ख्याल था वो अपनी माँ को बता देगा। ये कुछ नहीं बताएगा। चंगेज़ ने कलाई पर बंधी घड़ी देखी। सुबह हमें इसको रिलीज़ करना होगा। तब तक अगर आपके तुर्कश में कोई आखिरी तीर बचा है तो इसको आजमा ले। उसके बाद में मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। वो जैसे अब इस सारी कार्रवाई से बेजार हो चुका था। माला ने शिकस्तगी से सर हिला दिया। उसका तुर्कश खाली था। माहिर को एक मीटिंग के सिलसिले में पुलिस स्टेशन से जाना पड़ गया। जब वो वापस आया तो स्टेशन के सामने बने पार्क के बेंच पर बैठी थी। तारीकी धीरे धीरे अपने पर फैला रही थी। स्ट्रीट पोल्स की बत्तियां रोशन होने लगी थी। उसने एक कॉफ़ी कार्ट से कॉफ़ी के 2 कप लिए और माला की तरफ चलाया। बेंच पर उसके साथ बैठा तो वो चौंकी, ऐसे जैसे किसी गहरी नींद से जागी हो और दिमाग अभी तक शल हो। कॉफ़ी। माहिर ने कप उसकी तरफ बढ़ाया। ये पुलिस स्टेशन की ड्रिप कॉफ़ी से बेहतर होगी। वो फीका सा मुस्कुरा दे। उसे याद आया 2 माह पहले जब वो उसके साथ पहली दफ़ा पुलिस स्टेशन आई थी, तब इन दोनों के दरमियान कितने फासले थे। तब का माहिर फरीद आज वाले माहिर फरीद से मुख्तलिफ था, या शायद वो बदल गई थी, या शायद वो बदल गया था। बेंच एक दरख्त तले था। उसकी ऊपरी शाखों पर कोई परिंदा बैठा चोंच रगड़ रहा था, जिसके 22 पत्तों में बार बार झंझनाहट पैदा होती थी। वो दोनों खामोशी से बेंच पर साथ साथ बैठे सामने फैली घास और उसके पार बनी सड़क को देखे गए। जान से गुजरती गाड़ियां उनके और पुलिस स्टेशन के दरमियान एक लम्हे के लिए हायल हो जाती और फिर मंजर साफ हो जाता। क्या मालूम वो बदर को अब तक मार चुका हो। माहिर ने चौंक के उसे देखा। वो अनछुए माँ को हाथों में पकड़े सामने देख रही थी। इन गुज़िश्ता चंद हफ्तों में ये दूसरी दफ़ा था जब उसने माला की आवाज़ में बदर के बारे में बात करते हुए मायूसी देखी थी। हम उसे ढूंढ लेंगे माला। लेकिन कशमाला मुबीन ने गर्दन दाएं बाएं हिलाई। उसने कभी भी हमें ये प्रूफ ऑफ लाइन नहीं दिया। चंद माह पहले बदर वाकई इस्तांबुल में आया था। हमने एयरपोर्ट की फुटेज में देखा था। लेकिन क्या इसके बाद वो इसी शहर में रहा? क्या आलियान ने उसका ठीक से ख्याल रखा? अगर वो ज़िंदा होता तो आलियान मुझे उसकी तस्वीर या वीडियो ज़रूर दिखाता। आजकल अगवाकार ऐसे काम नहीं करते, क्योंकि तस्वीर या वीडियो में पीछे मौजूद बैकग्राउंड से कोई भी क्लू लेकर उनको ढूंढा जा सकता है। मगर कशमाला ने सर झटक दिया। क्या पता उसके हाथों से मेरे बेटे की ज़िंदगी चली गई हो, जानबूझ के भी नहीं तो गलती से, और वो मेरे ऊपर लीवरेज कायम रखने के लिए मुझे बता ना रहा हो। या क्या मालूम उसने बदर को इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया हो जिसके लिए नगीना बेगम बच्चों को अगवा किया करती थी। उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी और वो बदवक्त बोल पा रही थी। हम शायद कभी ना जान सकें कि नगीना बेगम बच्चे क्यों अगवा करती थी। क्या हलाल ने तुम्हें कभी नहीं बताया? माला ने चेहरा मोड़ के उसे देखा। उसकी आंखें भीगी हुई थी। माहिर ने सर दाएं बाएं हिलाया। बस इतना बताया था कि वो उन्हें जादू सीखने के लिए मजबूर करती थी, इससे ज़्यादा नहीं। मुझे यकीन है कि सिर्फ इस मकसद के लिए नगीना बेगम बच्चे अगवा नहीं करती थी, उसका कोई और मकसद भी था। माहिर का जहन लाइब्रेरी की जानिब चला गया। वहाँ हलाल भी जाती थी। क्या वो आलिया से मिली थी? अगर हाँ तो उसने माहिर को क्यों नहीं बताया? हलाल वो मम्मा थी जिसे शायद वो तमाम उम्र नहीं समझ पाएगा। तुम भी सारा वक्त खामोश रहे। माला की आवाज़ पे वो चौंका। उसे शिकायती नज़रों से देख रही थी।
तुम उससे कुछ पूछ सकते थे अपना चार्म इस्तेमाल करके, या जैसे तुम अपनी बातों के ज़रिए लोगों के जहन में घुस जाते हो। मुझे लगा शायद तुम अपनी कोई तकनीक उस पर भी इस्तेमाल करोगे, लेकिन तुम, माला ने अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया, तुमने उसको कुछ भी बताने के लिए मजबूर नहीं किया। माहिर मुस्कुरा दिया, हल्के से कंधे उचकाए। तुम, चंगेज़ और कबीरा बेगम उससे वो कहलवाने की कोशिश कर रहे थे जो वो नहीं बताना चाहता था, और तुम, मैं वो सुन रहा था जो वो बता रहा था। माला की आंखों में उलझन उभरी। उसने कुछ भी नहीं बताया। कॉफ़ी पियो। वो चंद लम्हे नासमझी से उसे देखे गई, फिर कप चेहरे तक ले गई, लेकिन दिल नहीं चाहा। दिल किसी चीज़ के लिए नहीं चाह रहा था। उसने कप नीचे कर दिया। क्या मालूम मैं गलत हूँ और बाकी सारी दुनिया ठीक कहती हो। माही, मालिक साहिब, शायद वो सब ठीक कहते हों। हम उसे ढूंढ लेंगे माला। वो रुका। अगर वो ज़िंदा हुआ तो हम उसे ढूंढ लेंगे, और अगर वो ज़िंदा ना हुआ। कशमाला ने बेख्तियार तड़प के उसे देखा। अपने मुंह से ये कहना आसान था, किसी के मुंह से सुनना बहुत मुश्किल। अगर वो ज़िंदा ना हुआ तो भी हम उसका सुराग हासिल कर लेंगे, ये मेरा तुमसे वादा है। माला ने भीगी आंखों के साथ सार इस बात में हिलाया। चंद लम्हे इसी तरह खामोशी से गुजर गए, सवाए उस परिंदे की चोंच के आवाज़ के जो मुसलसल लकड़ी पर कुछ रगड़ रहा था। क्या बदर के मिलने के बाद तुम वापस चली जाओगी? माला ने चेहरा मोड़ के उसकी तरफ नहीं देखा। वो पुलिस स्टेशन की जगमगाती इमारतों को देखे गई। अंधेरा गहरा होने के बायस उसकी सारी बत्तियां जल उठी थी। चंगेज़ के दफ्तर की खिड़की भी रोशन थी, अलबत्ता इस जाविये से वो अंदर बैठे अफसरान को नहीं देख सकती थी। मैं वापस जाने के लिए ही आई थी, लेकिन तुम रुक भी तो सकती हो। माला ने बेख्तियार चेहरा मोड़ के उसे देखा। वो उसको इसी तरह देख रहा था। उसकी आंखों में बहुत से सवाल थे जिन्हें वो ज़ुबान पे नहीं ला रहा था। मेरे पास यहाँ रहने के लिए कोई वजह नहीं है माहिर, और वहाँ मेरी पूरी ज़िंदगी है। मैंने बहुत मेहनत से वो ज़िंदगी बनाई है। फिर मुझे अपने बेटे का सोचना है, अपनी फैमिली का सोचना है। मैं यूं ही अचानक से रीलोकेशन के फ़ैसले नहीं कर सकती। और फिर इस शहर में मैं क्या करूँगी? वो बेंच पे उसकी तरफ पूरी घूमी, संजीदगी से कहने लगी, जो बात थी वो सामने से हो जाए तो बेहतर है। यहाँ मेरी कोई शिनाख्त नहीं है, मेरे पास वीज़ा नहीं है। चलो मेरा वर्क वीज़ा लग जाए, तब भी यहाँ हर चीज़ मुझे नए सिरे से शुरू करनी पड़ेगी। ये मत कहना कि बेकरी की वजह से मैं एकदम स्टेबल हो जाऊंगी। वो बेकरी मैं वैसे भी बियर बॉल को वापस कर दूंगी। वो बोलती गई और वो सुने गया। मैंने जो कुछ करना है अपनी फील्ड में रहते हुए अपने लिए करना है। जैसे मेरी फोटोग्राफी, मेरे क्लाइंट्स, वहाँ मेरा एक सेटअप है। यहाँ पर मुझे नए सिरे से हर चीज़ शुरू करनी पड़ेगी। घर, हेल्थ इंश्योरेंस, गाड़ी, क्लाइंट्स, बिजनेस, लाइसेंस, मार्केटिंग, सब कुछ स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। और अब मैं पहले ही इस फेज से गुजर चुकी हूँ। मैंने तिनका तिनका जोड़ के अपनी ज़िंदगी तन्हा वहाँ खड़ी की है। मैं दोबारा इसी फेज से नहीं गुजर सकती। जब मुझे फिर से एक एक तिनका जोड़ना पड़े, तुम क्यों समझती हो कि तुम्हें सब कुछ तन्हा करना पड़ेगा? परिंदे की चोंच एकदम ठहर गई। सारी आवाज़ें जैसे खामोश हो गई। वो बस उसको देख के रह गई। जानता हूँ कि तुमने हर चीज़ अकेले की है, लेकिन हमेशा अकेले ही करनी होगी, ये क्यों फ़र्ज़ कर लिया है तुमने? पुलिस स्टेशन की बत्तियां जैसे एकदम तेज़ हो गई थी, या शायद गुजरते ट्रैफिक की हेडलाइट्स थी। उसे लगा यकायक पार्क में बहुत सी रोशनी उतर आई है, या शायद वो माहिर की भूरी आंखों की चमक थी। वो बस उसे देख के रह गई। तुम अपनी ज़िंदगी का हर फैसला ये सोच कर लेती हो कि तुम्हें ये तन्हा करना पड़ेगा, क्योंकि तुम एक हाइपर इंडिपेंडेंट औरत हो, और इसमें कोई बुराई नहीं है। हालात ने तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी थी। तुम अकेली थी, तुम्हारी शादी टूटी थी, तुम्हें दुनिया के किसी मर्द पे एतबार नहीं था, और तुम बहुत से ट्रॉमा से गुजर रही थी। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो उसकी आंखों में देखते हुए कह रहा था, लेकिन अब तुम तन्हा नहीं हो। अब वो फेज गुजर गया। जिंदगी 4-5 साल पहले वैनकूवर की सर्दी में मुंजमद नहीं रही। जिंदगी आगे बढ़ गई है। तुम बहुत सी चीज़ों से गुजर आई हो। तुम वो इंसान नहीं हो जो 5 साल पहले थी, ना तुम वो इंसान हो जो 1 साल पहले थी। हर इंसान वक्त के साथ साथ बदलता है। मैं भी वो नहीं हूँ जो चंद माह या चंद साल पहले था। हम दोनों ने अपनी ज़िंदगियों में बहुत कुछ खोया है और इससे बहुत कुछ सीखा है। वो बोल रहा था और वो बस उसी को सुन रही थी। एक चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये है कि अपनी ज़िंदगी का हर फैसला ये सोच के नहीं लेते कि हमें ये सब अकेले करना पड़ेगा।
माहिर का रोशन चेहरा धुंधला पड़ता जा रहा था। माला ने पलकें झपकी, आंसू टूट के गालों पे गिरे। क्या तुम एक लम्हे के लिए ये सोच सकती हो कि तुम्हें कुछ भी अकेले नहीं करना पड़ेगा? मैं तुम्हारे साथ हूँगा। क्या तब तुम्हारे लिए ये फैसला आसान होगा? वो मजीद उसका चेहरा नहीं देख सकती थी। उसने रुख मोड़ लिया। वो अब वापस पुलिस स्टेशन को देख रही थी, जिसकी दीवारों के अंदर एक जादूगर कैद था। अभी मैं कोई फैसला लेने की कंडीशन में हूँ क्या? अभी की बात नहीं कर रहा। कहा ना हम बदर को ढूंढ लेंगे, लेकिन उसके बाद मैं चाहता हूँ कि तुम वापस जाने या ना जाने का फैसला ये सोच के मत करो कि तुम तन्हा होगी। मैं पहले भी तुम्हारे साथ था और अब भी तुम्हारे साथ हूँगा। पत्थर पे लकीर खींच के बता चुका हूँ। माला ने चेहरा मोड़ के उसे नहीं देखा, अलबत्ता उन आंखियों से वो देख सकती थी कि खाकी कोट वाला मर्द अपनी जगह से उठ रहा था। फिर वो एक ट्रैश कैन तक गया और कप उसमें गिरा दिया। वो जानती थी उसने आधा कप भी नहीं पिया होगा। उसके कॉफ़ी का स्नोब दिमाग को इस तरह की कॉफ़ी हरगिज़ गवारा नहीं थी। वो उसे बहुत ठीक से समझने लगी थी, या शायद वो उसको अब तक नहीं समझती थी। वो वापस उसके करीब आ रहा था, उसके ऐन सामने, यहाँ तक कि उसके पीछे पुलिस स्टेशन का मंजर ब्लॉक हो गया। माला ने चेहरा उठा के उसे देखा। वो जवाब मांगने नहीं आया था, वो उसे घर चलने के लिए कह रहा था। वो सारी रात पुलिस स्टेशन में नहीं गुजार सकते थे।